Hello students, I am Randhir Kumar, Maths faculty of Dexter's Academy, Hazaribagh. In this video, I am going to discuss previous year's questions of Jharkhand Board asked in 2020. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था झारखंड बोर्ड 2020 का, उसमें 3 सेक्शंस में क्वेश्चन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो इस प्रकार से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो इस अनुसार से ये टोटल हो गया 48 मार्क्स का। और सेक्शन सी जो है उसमें 7 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, तो उस हिसाब से हो गया 42 मार्क्स। और ये तीनों का सम जो है वो टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो जो हमारा 2020 का क्वेश्चन था झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्लास 12 का, वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन था जो 3 सेक्शंस में बटे हुए थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन ए को कवर करेंगे, उसके बाद अलग वीडियो में सेक्शन बी को देखेंगे और उससे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसको सेक्शन सी कवर करेंगे। और इस तरह से हम लोग 2020 के पूरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 बोलता है लेट स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो सिंबल हम लोग को स्टार दिखाया गया है, ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड प्लस। बाइनरी ऑपरेशन किस में है? तो पॉजिटिव इंटीजर में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय, और उस ऑपरेशंस को डिफाइंड किए हैं वो ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 3 ऑपरेशन 7 का। तो यहाँ पे हम लोग को ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब होता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच का ऑपरेशन। सपोज यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं, ये ऑपरेशन b इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे वो एडिशन का ऑपरेशन है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि 2 रियल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा। यहाँ पे ये भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, और ये प्लस बी खुद भी एक रियल नंबर आएगा। तो ये एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखें ये स्टार बी इज इक्वल टू, तो ये प्लस 3b माइनस 7, तो ये भी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टार को ये जो ए और बी के बीच का रिलेशन है वो इस इक्वेशन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रियल नंबर को जोड़ रहे हैं और एक रियल नंबर है, दूसरे रियल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रिजल्ट जो है वो हम लोगों का रियल नंबर ही आएगा। तो इस प्रकार से ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो हम लोगों को क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन दिखाया गया है वो दिखाया गया है ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब ये में बी को पहले सब्ट्रैक्ट कर देना और उसका मॉडुलस फंक्शन निकाल देना है। तो हम लोगों को उसी हिसाब से 3 स्टार 7 मतलब 3 ऑपरेशन 7 का वैल्यू निकालना है। तो 3 ऑपरेशन 7 कैसे निकालते हैं, तो इसी को यहाँ पे देखते हैं। तो ये के जगह पे 3 दिया हुआ है और b के जगह पे 7 दिया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस 7, और 3 माइनस 7 होता है -4, और -4 का मॉड हो जाएगा 4। तो 3 ऑपरेशन 7 का वैल्यू हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एवेल्युएट, इसका मतलब हो गया वैल्यू निकालना है किसका? साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसके जगह पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ऐसा इसलिए होगा चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहता है? -π/2 से π/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग पाई के अगर टर्म में लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस π/6, और इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर। यहाँ पे क्या है कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और हमको एक 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो दोनों आपस में इक्वल है। ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 है, मतलब इसका भी ऑर्डर 2 है और ये भी ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पे क्या है ना कि दो मैट्रिक्स को इक्वल किया हुआ है, मतलब कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो C11 का एलिमेंट है और यहाँ भी C11 का एलिमेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ये दोनों 6 है और ये दोनों 4 है। तो हम लोग को ये बात पता है जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके सारे एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से लिख सकते हैं कि 2x + y = 6 एंड 3y = 0। अब 3y = 0 है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या होगा 2x + 0 = 6। दिस इम्प्लाई 2x = 6, दिस इम्प्लाई x = 3। तो इस हिसाब से देख लीजिए आपका x का वैल्यू 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हम लोगों को 2 - 4 0 3। तो हम लोगों का क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइनर होता क्या है। तो एक हम लोग ना 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से नहीं समझ करके हम लोग 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से समझते हैं। एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं A B C D E F G H I। हम लोग को किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज हम लोग को f का अगर माइनर निकालना है तो हम लोग माइनर ऑफ f कैसे निकालेंगे उस चीज को यहाँ पे आप लोग देखिए। माइनर ऑफ f = तो f का जो रो है तो ये रो इसका सेकेंड नंबर में और कॉलम जो है वो थर्ड है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये दोनों के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब आप इसके एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपके पास 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा A B G और H। और अब हम लोग इसका क्या कर देंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जानते हैं कि ये दोनों इससे गुना होगा, माइनस साइन के साथ ये दोनों गुना होगा, तो ये हो जाएगा AH - GB। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनर किस एलिमेंट का, f का हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोगों को इस 9 एलिमेंट्स में किसी का भी निकालने बोले तो उसी प्रकार निकाल से देते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है A B C D E F G H I J K L और इसमें से किसी का माइनर निकालने बोलता। सपोज आपको माइनर निकालने के लिए बोला जा रहा है J के लिए, तो J जो है ये आपका क्या है कि थर्ड रो में आता, सॉरी एक और यहाँ पे आएंगे L के बाद M N O P। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट आपका 4 ऑर्डर का है, 4 × 4 का। तो यहाँ पे अगर आपको J का अगर आपको माइनर निकालने बोले तो आप J वाले रो को सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए और उसके कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब आपके पास जो है वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा A C D E G H M O P। और उस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का J का माइनर मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग अब इस क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और हम लोग क्या है कि 2 का जो है वो माइनर निकालना है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 जब आप निकालिएगा तो 2 का जो रो है ये और कॉलम है ये दोनों को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास एलिमेंट बचेगा 3 और 3 का डिटर्मिनेंट 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग माइनर निकालते हैं किसका, -4 का। -4 का जब माइनर निकालेंगे तो -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ये रो एलिमिनेट हो गया, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा 0। तो इसी प्रकार हम लोग सबका लिख सकते हैं माइनर ऑफ 0 हो जाएगा। तो 0 वाला जो ये रो है वो ये वाला है और कॉलम ये वाला है, तो एलिमेंट बचेगा -4। और माइनर ऑफ 3 इसका जो वैल्यू होगा तो ये रो और ये कॉलम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो एलिमेंट बचेगा 2। और इस प्रकार से हम लोग सबका माइनर निकाल दिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² = 25 at -3,4। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको एक कर्व दिया हुआ है x² + y² = 25। ये जो कर्व है सर्कल का है, मतलब ये सर्कल जिसका ओरिजिन 0 0 हो, सेंटर 0 0 हो और रेडियस 5 है। ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट कहाँ पे निकालना है, 3,-3,4। सॉरी टेंजेंट नहीं निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि किसी का भी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो हम लोगों को उसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम लोग को जो कर्व दिया गया है वो कर्व क्या है, तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन कर्व इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम लोग दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का होगा 2y और y का हो जाएगा dy बाय dx, और 25 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से हम लोगों को देख सकते हैं कि 2 जो है कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0। तो इसीलिए हम लोग 2 दोनों साइड ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से आप देखिए तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई। तो ये तो dy बाई dx का निकला, मतलब इस पूरे कर्व में कहीं भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो हम लोग इस इक्वेशन से उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को पर्टिकुलरली एक पॉइंट -3,4 दिया है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आप इस बात को ऐसे समझिए। एक आपके पास सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस कितना है 5 यूनिट है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5,0, ये हो गया -5,0, ये हो गया 0,5 और ये हो गया 0,-5। अगर हमको यहाँ पे टेंजेंट निकालने बोले तो इसका टेंजेंट ऐसे होगा, ये वाला लाइन होगा। उसी तरह अगर हमको यहाँ पे बोले तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे होगा। तो हर जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। लेकिन हमको निकालना है -3,4, तो -3 कहीं यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा, तो हम लोग को इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा dy बाई dx एट पॉइंट जो दिया हुआ है -3,4, मतलब x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -4। तो x के जगह पे -3 रखिए, तो ये हो गया माइनस के जगह माइनस, x के जगह -3 और y के जगह 4, तो इसका वैल्यू हो गया 3/4। सो 3/4 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, और वहाँ पे एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोगों को dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग को पहले y का यूज करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, और यहाँ पे आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। और तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया π/2, और अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये आपके लिए एक बहुत सा आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को सॉल्व करना है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है a टू द पावर 3 log x टू द बेस ये। तो इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आइडेंटिटी पे फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो आइडेंटिटी क्या है हम लोग देखते हैं। लॉग में हम लोग बहुत सारी चीज़ को पढ़ चुके हैं, उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है dx, और आपको एक बात पता है यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोगों को ऐसा दिया रहे ये log x टू द बेस y, तो इसका वैल्यू क्या होता है log x टू द बेस y, और ये जो पावर है ये यहाँ पे पावर बन जाता है, ये यहाँ पे जो रहता है। तो ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो हम लोगों इसी का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log x क्यूब टू द बेस ये dx। एक और यहाँ फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे आपको इस तरह का टर्म दिखे x टू द पावर log y टू द बेस x ऐसा रहता है, तो ये वाला जो टर्म इस तरह का अगर आपको कहीं दिखता है तो इसका वैल्यू सिर्फ ये बचेगा y। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका पूरा का वैल्यू सिर्फ बचेगा x क्यूब। तो यहाँ पे बचेगा आपका x क्यूब dx। इसका फॉर्मूला यहाँ हम लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसा होता है, और यहाँ पे आप x क्यूब का जानते हैं, ये होगा x का पावर 4/4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड वेक्टर i प्लस pj प्लस 3k आर पैरेलल। तो हम लोगों का p का वो वैल्यू निकालना है जिसके कारण ये जो एक वेक्टर दिया हुआ है, एक और वेक्टर दिया है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए। तो हम लोग को पता है दो वेक्टर तभी पैरेलल होते हैं, सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, तो ये दोनों तब पैरेलल होंगे जब वेक्टर ये बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर पी हो जाए। और सिंपली हम लोग इसको दूसरे तरीके से ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे और के, और इसका कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे और के, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो वो लैम्डा आना चाहिए।
मतलब एक कोई कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि इसके आई का कोफिशिएंट्स और इसके आई का कोफिशिएंट्स का जो वैल्यू होगा वही इसके जे के कोफिशिएंट्स और इसके जे के कोफिशिएंट्स का रेशियो के बराबर होगा, और यही हल किसका होगा, के का होगा। तो हम लोग ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से यही काम करेंगे हम लोग। सिंस गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट्स 3 और यहाँ पे i का कोफिशिएंट्स 1 है, तो ये दोनों का रेशियो वही होगा जो j के कोफिशिएंट्स का होगा। तो j का कोफिशिएंट्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, p है, और यहाँ पे देख सकते हैं k का कोफिशिएंट्स यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे यही चीज़ आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं i का कोफिशिएंट्स और k का कोफिशिएंट्स सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2/p = 3/1। इस अनुसार से आपका p जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, तो ये 3 × p हो जाएगा और ये 2 × 1, यानी कि 3p = 2, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था और जिसका आसान सा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि अगर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर ऐसा होता है तो वो ये काम करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0। और अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और उसको आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तब जाकर के आपका p का वैल्यू होगा। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि डिटर्मिनेंट से बनाइएगा i j k। पहला वेक्टर का कोफिशिएंट्स क्या क्या, 3 2 9, और यहाँ पे है 1 p और 3, और इसको 0 के बराबर आप इक्वेट कीजिएगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, i टाइम्स 3 2 जा 6 माइनस 9p माइनस j टाइम्स, यहाँ पे माइनस लगता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो ये 3 3 जा 9 माइनस 9, तो ये हो गया 0 प्लस k टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स में इसको रखेंगे तो 3p माइनस 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। तो आप एक बार इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर, या इसको इक्वेट 0 के बराबर कर दीजिए, तो 6 माइनस 9p बराबर 0, दिस इंप्लाइज 9p = 6, तो p = 6/9, तो 3 से काटिएगा तो p का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं p का वैल्यू यहाँ भी 2/3 आया और p का वैल्यू यहाँ पे भी 2/3 आया। तो आप इस मेथड को ना ही यूज करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आसानी से यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx होल टू द पावर 4 + 3 d2y/dx² = 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका आपको ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर को जान लेते हैं, किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ना ये डिफरेंशिएशन है y का एक बार किया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 2 बार किया हुआ है। ऐसे समझिए d2y/dx² एक्चुअली होता क्या है, तो d2y/dx² जो है वो d/dx ऑफ dy/dx, मतलब क्या है कि पहले y का आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए और फिर उसका जो है आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, वो जो है आपका बन गया d2y/dx²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ और यहाँ पे 1 बार हुआ, तो यहाँ से आपको साफ पता चलता है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का वो 2 है। तो हम लोग ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम किसको डिफरेंशिएट किए हुए, तो मैक्सिमम टाइम इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किए हुए, इसीलिए हम लोग का ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री वही है जिसका जो मैक्सिमम बार आप डिफरेंशिएशन किए हैं उसका मैक्सिमम पावर कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि d2y/dx² का होल पावर 1 है, तो वो आपका डिग्री हो जाएगा। तो इससे आपको साफ पता चल गया कि ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन का है, तो वो 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है वो हो गया 2 और डिग्री जो है वो आपका हो गया 1 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x - 5 / 3 = y - 1 / 4 = z - 4 / 5। तो एक हम लोगों का स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है स्पेस में और इसका हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। इस तरह का कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो आप उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं। सपोज एक आपके पास लाइन है x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है ये b c, यही आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं।
इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे बात किया जाए डायरेक्शन रेशियोज का, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे, ए बी और सी, और यही ए बी सी के माध्यम से आप डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सपोज एल एम और एन से, तो इसका मतलब हो गया कि ये कॉस अल्फा का वैल्यू है, कॉस बीटा का वैल्यू और कॉस गामा का वैल्यू है। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कोई है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन आपका स्पेस में है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज इसको अल्फा बोल रहे हैं, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बीटा बोल रहे हैं, और एक हम लोग जेड एक्सिस ले रहे हैं, ये वाला जेड एक्सिस है, ये एक्स है वाई है, तो ये जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है सपोज इसको गामा बोलते हैं। तो इसी का जो कोसाइंस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं वही कहलाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5, और इसके मदद से अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस में सबसे पहले हम लोग कॉस अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, मतलब एंगल मेड बाय लाइन विद द एक्स एक्सिस, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है लाइन एक्स एक्सिस के साथ, इसका वैल्यू होगा ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये के जगह पे आप 3 रख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये के जगह पे 3 रखें, बी के जगह पे 4 रखें और सी के जगह पे 5 रखें, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25 और 25 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 50। उसी प्रकार हम लोग कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा क्या है, तो ये बीटा जो एंगल है वो लाइन के द्वारा बनाया गया वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है, तो इसका वैल्यू होगा बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी का वैल्यू आपके लिए 4 दिया हुआ है, और नीचे में फिर से वही हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 50। और उसी प्रकार हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकालते हैं, तो उसका वैल्यू होगा सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी का वैल्यू 5 है, 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा 5 रूट अंडर 50। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है, अगर कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं और कॉस गामा को एन बोलते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, तो अगर कॉस अल्फा को एल बोल रहे हैं, कॉस बीटा को एम बोल रहे हैं और कॉस गामा को एन बोल रहे हैं, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। ये हम लोग एक प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो ये बाद के क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगे। तो आप यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9/50, ये हो जाएगा 16/50 और ये होगा 25/50, और तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये तीनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, उसका हम लोगों ने सभी का एक एक करके देख लिया, और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और हम लोग अब जो बाकी के क्वेश्चन है सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसको अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल डेक्स्टर्स एकेडमी हजारीबाग।